वंश के बारे में बता रहे थे बाबू आप लोग को। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताए थे। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे प्रतापी, खतरनाक या जो कहिए शासक था। खिलजी वंश का जो कुछ भी इतिहास में नाम है वो किसके वजह से है, तो अलाउद्दीन खिलजी की वजह से है। जो कुछ भी इतिहास में नाम हुआ है वो किसके वजह से, खिलजी वंश की वजह से ही हुआ है। खिलजी वंश 1200 कब से कब तक था भैया, तो 1290 में जैसे गुलाम वंश खत्म हुआ और 1320 तक एक छोटा सा शासन किया है खिलजी वंश ने। खिलजी वंश में दो ही राजा हुए सब। एक पहला कौन सा था भैया, इसकी स्थापना किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद से ये सॉरी अलाउद्दीन खिलजी दूसरा हो गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये तीन ही शासक हुए सब इसमें, जिसमें एक ही सबसे महत्वपूर्ण था अलाउद्दीन खिलजी। ये हो गया जलालुद्दीन खिलजी। ये जनता के हिसाब से ही शासन करता था, बहुत नॉर्मल शासक था। इसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बचपन का नाम इसका, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप। चलिए अब आगे बताते हैं जो जहां तक बता दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, एक विस्तारवादी शासक था, लालची था, मतलब दूसरों पे क्रूर भी था, लालची भी था, विस्तारवादी भी था, साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी उसे कहते हैं जो अपना साम्राज्य बहुत ज्यादा फैलाना चाहता है। तो इस तरह का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो उसके अंदर एक और चीज थी, उसमें जलन की भावना बहुत ज्यादा थी। अब जैसे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था, दिल्ली का कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन उसके आगे मेन गेट के रूप में अलाई दरबार का निर्माण किसने करा दिया, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो गेट बनवा दिया अलाई दरबार, मस्जिद का गेट, किस मस्जिद का, मस्जिद का गेट कौन सा मस्जिद था, मॉस्को बोलते हैं मस्जिद को, मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। इसने कुतुब मीनार के बगल में एक नया मीनार बनाया था। मीनार का नाम क्या रखा था, अलाई मीनार। ससुरा सक्सेस नहीं हो पाया यहाँ पे। इसने एक नया धर्म भी बनाने की कोशिश किया था, नया धर्म, लेकिन नया धर्म बनाने से पहले इसके ऊपर दबाव आ गया, इसलिए इसने कहा कि नहीं भैया नया धर्म नहीं बनाएंगे। क्या इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया, हाँ खलीफा के पद को मान्यता दिया था, लेकिन इसने खुद को शरीयत से ऊपर रख दिया। शरीयत कानून इसने कहा कि भैया ये राजा पे लागू नहीं होता है, भैया राजा तक शरीयत देखने लगेगा तो क्या होगा। अब खुद ही से सोचिए ना कि अगर धर्म पे चलने का काम धार्मिक लोगों का होता है, राजा महाराजा का काम धर्म पे चलना है, उसको तो जनता को देखना है ना। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो राजा को चाह के भी नहीं करना होता है, रिप्रेजेंटेटिव। तो इसने कई सारे नियम बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सा था, आपको बता चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी व्यापार करना चाहता था, इसलिए उसने व्यापार के लिए सबसे जरूरी क्या था, उसको गुजरात तक पहुंचना, जिसके दो रीजन थे। एक तो ससुरा उत्तरी भाग में यहाँ पर मंगोलों का आक्रमण, किसका आक्रमण, मंगोल का आक्रमण। मंगोल आक्रमण इसके समय बहुत ज्यादा हुए थे, इसलिए इसको जरूरत थी व्यापार के लिए गुजरात में। लेकिन गुजरात व्यापार में सबसे बड़ी बाधा कौन आ रहे थे, राजस्थान के शासक लोग। कौन आ रहे थे, राजस्थान के शासक। राजस्थान में इसने रणथंभौर पे कब्जा कर लिया और उसके बाद चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़गढ़ का कब्जा रानी पद्मावती के लिए था, आपको बता दिए थे। चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया था अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए। राजपूत महिलाएं आग का एक अग्निकुंड बनाकर लुटेरों से बचने के लिए खुद को क्या कर लेती थी, आग में मतलब आत्मदाह कर लेती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था, जौहर कहा जाता था। तो इसने क्या, इसके वक्त में क्या कर लिया गया, बहुत सारी महिलाओं ने जौहर भी कर लिया। इसके कई सेनापति थे, आपको बताए थे मुख्य रूप से 4 सेनापति, नुसरत खान, ये आपका जफर खान, और सबसे इसका प्रमुख सेनापति का नाम क्या था, मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर। गुजरात अभियान के दौरान ही किसे खरीदा गया था, मलिक काफूर को खरीदा गया था। ये चीजें हम आपको पहले बता दिए थे। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। मलिक काफूर जो था, मलिक काफूर यहाँ को मेन जिम्मेदारी दक्षिण भारत की दी गई थी। मलिक काफूर को मेन जिम्मेदारी दक्षिण भारत की दी गई थी, जबकि मंगोलों से लड़ने की जिम्मेदारी जफर खान की थी। किसकी थी, जफर खान। जफर खान की जिम्मेदारी किससे लड़ने की थी, मंगोलों से। तो मंगोलों से लड़ते लड़ते जफर खान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जिसकी जिम्मेदारी मंगोलों से लड़ने की थी, जफर खान, इसकी मृत्यु हो गई। उत्तर भारत का जिम्मेदारी अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को दिया,
उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को दिया? तो भैया इसको दिया नुसरत खान और उलुग खान। उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी नुसरत खान और उलुग खान, इन दोनों की जिम्मेदारी कौन सी थी? उत्तर भारत को जीतने की थी। और दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसकी थी? मलिक काफूर की थी। इसमें सबसे प्रबल सेनापति कौन साबित हुआ? मलिक काफूर साबित हुआ। ध्यान से समझिए मेरी ओर। नुसरत खान और उलुग खान के नेतृत्व में ही उत्तर भारत को जीता गया था। लेकिन उत्तर भारत में एक ऐसा जगह था राजस्थान जिसका नाम था चित्तौड़गढ़ का अभियान इसने सेनापति के नेतृत्व में नहीं किया बल्कि खुद नेतृत्व किया। सेनापति इसके साथ गए थे लेकिन खुद ये नेतृत्व किया था। बाकी किसी भी लड़ाई में ये दिल्ली में बैठा रहता था चुपचाप और इसके सेनापति जाके युद्ध लड़ा करते थे। इसमें उत्तर भारत में दो सेनापति प्रमुख थे इसके। मंगोलों से लड़ा था जफर खान, हालांकि मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। मलिक काफूर नीचे था। मलिक काफूर दक्षिण भारत में आक्रमण किया था। यहाँ पर रामचंद्र देव को हरा दिया था। रामचंद्र देव हालांकि बहुत बहादुरी से लड़े थे, इसलिए रामचंद्र देव को गुजरात के नौसारी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? एक जागीर दिया था, यादव वंश वाला। उसके बाद दक्षिण भारत में मलिक काफूर ने एक और आदमी को हराया था। ये सारा दक्षिण भारत में पढ़ाए थे, दोबारा रिकॉल कर देते हैं। दक्षिण भारत में वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित किया था। प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा और अपने सोने की जंजीर में खुद को दिया, ताकि वो इस बात का एहसास करा दे कि वह मलिक काफूर के आगे हार गया, यानी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर दिया। दक्षिण भारत में पांडव वंश की राजधानी मदुरई तक आक्रमण किसने कर दिया? मलिक काफूर ने, और उसे भी जीत लिया। लेकिन होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र को यह कंप्लीटली जीत नहीं पाया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र को यह कंप्लीटली जीत नहीं पाया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के कौन से प्रांत को पूरी तरह नहीं जीत पाया? तो द्वार समुद्र को। इसी तरह से सारे जगहों को जीत गया था सिकंदर, लेकिन भारत नहीं जीत पाया, इसलिए इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का क्वेश्चन आएगा कि उत्तर भारत का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य अपना साम्राज्य विस्तार करना था। लेकिन दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं करना, बल्कि दक्षिण भारत जीतने का मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? दक्षिण भारत में ये टैक्स वसूलना चाहता था। आप याद कीजिए, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि प्राचीन काल में हम एक शासक को बताए थे जिसने उत्तर भारत को जीत लिया और दक्षिण भारत को भी जीत लिया। उसका भी उद्देश्य यही था कि दक्षिण भारत को टैक्स लेना है। आप याद कीजिए, ऐसा शासक कौन था? जिसे समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त को धरणीबंद कहा जाता था। उसने दक्षिण भारत के 1 दर्जन राज्यों को जीत लिया, लेकिन उन्हें टैक्स देकर छोड़ दिया। और इसी वजह था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा को कहा जाता था 3 समुद्र का पानी पीता है। तो आप प्राचीन भारत में अगर अलाउद्दीन खिलजी की तुलना करा सकते हैं तो आपको किसे कराना पड़ेगा? समुद्रगुप्त से। हालांकि समुद्रगुप्त की अलग से तुलना होती है नेपोलियन बोनापार्ट से। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान हुआ। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं जी पाया था। इसने शासन किया और 1316 के ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब राजा महाराजा अचानक मर जाते थे सब कोनो बीमारी से, हालांकि इसे कोई मारा नहीं था। पूरे दिल्ली सल्तनत पे एक ही राजा था जिसे युद्ध के मैदान में मारा गया था, वो था इब्राहिम लोदी। बाकी सबको अपने रिश्तेदार में कट उठ के मर गया सब। जैसे देखिए ना, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा को मार दिया, जलालुद्दीन खिलजी को। तो अपने युद्ध के मैदान में जल्दी ये नहीं मारा सब। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही योग्य शासक था उस वक्त के हिसाब से। अपने हिसाब से वो तो एक नंबर था। इसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। लेकिन आप याद रखिएगा कि नगद वेतन जो था, इसका नगद वेतन जो था ये किस हिसाब से था? सालाना था। अतः इसने कौन सा व्यवस्था को खत्म कर दिया? इक्ता व्यवस्था। याद कीजिए, इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला इल्तुतमिश, जो पुराने सामंती व्यवस्था की तरह था, तो वेतन देना चालू किया। इसने क्या किया? सैनिक वेशभूषा, सैनिकों के लिए क्या चालू किया? ड्रेस चालू किया। सैनिकों के लिए क्या चालू किया? कैंटीन व्यवस्था चालू किया था, यानी बाजार व्यवस्था को चालू किया। कौन सा? बाजार व्यवस्था। बाजार से कम रेट पर सैनिकों को दाम दिया जाएगा। इसके साथ ही इसने घोड़ा दागने की व्यवस्था किया। किसका? घोड़ा पे निशान लगाने के लिए घोड़ा दागने की भी क्या किया था? व्यवस्था किया था। इसने गुप्तचर व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछता है। नगद वेतन किसने चालू किया? इक्ता किसने खत्म किया? सैनिक वेशभूषा किसने चालू किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने किया? बाजार नियंत्रण किस लिए था? ताकि मूल्य को कंट्रोल किया जा सके, मनमानी न हो सके। अभी किसान किस लिए आंदोलन पर बैठे हैं? क्योंकि सरकार उसको कह रही है कि किसान चाहता है तो अपना सामान कर्नाटक बेच सकता है। अरे भैया, अगर बिहार का किसान
या पंजाब का किसान अगर वो अपने सामान को कर्नाटक बेच सकता है, नो डाउट बेच सकता है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन सोचिए कि कर्नाटक का किराया, बेंगलोर का किराया, पंजाब से अगर बेंगलोर जाएगा 1 लाख रुपया ट्रक वाला ले लेगा, तो भैया जितना उसमें 50,000 का गेहूं है, 1 लाख रुपया किराया लग जाएगा। किसान का क्या कहना है कि उसका कहना है कि आप मूल्य नियंत्रण कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ था? मूल्य का नियंत्रण। तो किसानों का कहना है कि आप हम पे छोड़ दीजिए कि हम ले जाके इसको जापान बेचेंगे कि अमेरिका बेचेंगे, आप ये मत बताइए, आप बता दीजिए कि मूल्य कितना होगा बाजार में, हमको मूल्य का जो व्यवस्था होगा हम यही कहीं भी ले लेंगे। तो सरकार कह रही कि मूल्य का गारंटी हम नहीं लेते हैं। सरकार ने भी बोल दिया कि मूल्य जैसे था वैसे ही रहेगा। तो किसान कह रहे हैं तो जो हमारा चाहिए तो ये नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे इसको लेके। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके वक्त में आई थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आई थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था टैक्स को बहुत ही मतलब किससे लेता था? कठोरता से लेता था। इससे पूरा टैक्स को 50% कर दिया था। टैक्स को कितना परसेंट कर दिया था? 50%। इसने क्या किया था? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश, पैमाइश मतलब क्या होता है? पैमाइश मतलब जमीन का लेखा जोखा नए सिरे से तैयार किया। किसके पास कितना कट्ठा है, कितना कट्ठा जमीन है, किसकी जमीन उपजाऊ है, किसकी जमीन कम उपजाऊ है, उस हिसाब से जमीन की पैमाइश कराया था। और इसने भूमि की पैमाइश दोबारा कराया और टैक्स को इसने कितना परसेंट कर दिया था? 50%। इसके समय में ऐसे भी अगर देखेंगे तो 4 मेन कर था: जजिया, जकात, खुम्स, खराज। जजिया मुसलमान को छोड़ के बाकी लोगों को देना था, जकात केवल मुसलमानों को देना था, खुम्स लूट वगैरह, खराज वगैरह जो था खेत का टैक्स था, घरी क्या था? घर पे लगने वाला टैक्स, चरी क्या था? चराई चारागाह पे लगने वाला टैक्स था। ये कई चीजों का लगाया था। इसने कई आदेश दिए थे। इसने गद्दी संभालते 4 मुख्य आदेश दिए थे। गुप्तचरी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। छोटे मोटे त्योहारों और अमीरों के मिलने पर बैन लगा दिया था। इसने क्या कह दिया था कि भैया मद्यपान यानी शराब, बीड़ी, सिगरेट इस सबको बंद कर दिया था। और चौथा सबसे बड़ा कानून इसने कहा था कि सरकारी जमीन अब ले ली जाएगी, जिसको भी दान में जमीन मिली है उसे वापस लेके खालसा जमीन में बदल दिया जाएगा। सरकारी जमीन के अवध में ये किस मौलवी यानी किस बुजुर्ग इस्लामिक धर्म गुरु के पास ये जमीन का हिसाब मांगने गया था? तो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें मिलने से मना कर दिया। कहा कि हमारे घर में 10 दरवाजे हैं, मतलब आप किसी एक दरवाजे से आएंगे तो बाकी 9 दरवाजे से हम निकल जाएंगे, लेकिन आपको हिसाब नहीं देंगे। और इन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे क्या नाम है, निजामुद्दीन औलिया से नहीं सोचा कि इनसे ज्यादती की जाए, क्योंकि धार्मिक मामला बहुत खराब हो जाता है। आपको पता है कि धर्म के मामले में कोई बहुत इजीली बिलीव कर लेता है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे थे रिपोर्ट ऑन खान सर, हमने किसको बोला था? पाकिस्तान के बच्चों को। तो कुछ लोगों ने क्या किया, यूट्यूब पर खुद को कमाने के लिए आगे से पाकिस्तान काट दिया और कह दिया कि देखिए मुसलमानों को कह रहे हैं। लोगों ने इजीली बिलीव कर दिया कि नहीं नहीं ये बोल ही रहा होगा, ये अमित सिंह है यहाँ पर। तो धार्मिक मामले में कोई दिमाग नहीं लगाता है। जो हमारे धर्म का गुरुजी बोल दिया वही सही है। और यहाँ से सूरा फिजिक्स पढ़ाओगे तो 4 को सवाल खड़ा करेगा, सर ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। इतिहास पढ़ाइएगा तो नहीं ऐसे नहीं ऐसे। धर्म के मामले में ये होता है, ओ हो सही है कुछ बोल दो सही है। तो मतलब धार्मिक मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपको खुद ही पता होगा, आप देखे होंगे कि हमने किसको बोला था? पाकिस्तान के बच्चों को बोला था। और क्या बोले थे कि जाके आतंकवादी बन जाओ? नहीं, हमने पाकिस्तान के बच्चों को कहा था कि बेटा 2.5 किलोमीटर तुम नारा लगाओगे पैदल चल के, कुछ नहीं होने वाला। गांधी जी दांडी मार्च किए थे, कौन सी आजादी मिल गया? दांडी मार्च से आजादी मिला रहता तो उसी समय मिल गया रहता। असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय खूब से खूब होता तो 1930 से 32 के बीच में मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। तो हम यही ना बोले थे, तो उन लोग ने पाकिस्तान शब्द काट दिया, खाली बचवा को दिखा दिया। तो धार्मिक मामले बड़ी उटपटांग होते हैं, लोग तुरंत बिलीव कर लेते हैं उस पर। छोड़ो उस सब के बाद। तो इसने भी सोचा कि भैया निजामुद्दीन औलिया से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, इनकी जमीन जैसे वैसे ही रहने दो। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? इसके वक्त में दीवाने अर्ज था। दीवाने अर्ज एक मंत्रालय था, बहुत ही खतरनाक, आरिज, दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज। ये किस चीज के लिए होता है? ये सैन्य विभाग होता है। इसके अंडर में दीवाने आरिज या अर्ज जो है, जब भी कभी आरिज या अर्ज शब्द आएगा तो समझिएगा दिल्ली सल्तनत के काल में ये रक्षा मंत्रालय को बता रहा है। जैसे अभी के समय में रक्षा मंत्रालय, उस समय क्या होता था? दीवाने अर्ज या आरिज हुआ करते थे। अभी विदेश मंत्रालय वगैरह जो थे, विदेश मंत्रालय, ये कौन पागल है? लो कद नसर क्लास ले रहे हैं। दीवाने अर्ज हो गया। एक था दीवाने इंसा। देखिए उस वक्त में इंसा जो था ना, वो पोस्ट डिपार्टमेंट था।
पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। क्या होता था? पोस्ट ऑफिस। तो दीवानी इंसा सबके समय में था। आरिज या अर्ज दोनों का काम था सैन्य विभाग। आरिज कहिए या अर्ज कहिए, दोनों का काम क्या था भैया? सैन्य विभाग था। तो सेना पूरी तरह किसके हाथ में रहती थी? अर्ज के हाथ में रहती थी। अब इसके बाद वजारत होता था वजीर के पास। वजारत मतलब क्या होता है? वजीर। दीवाने वजारत, वजारत, दीवाने वजारत, ये कौन था? वजीर। आप चेस के खेल में देखे होंगे वजीर, प्रधानमंत्री, ये सबसे मेन पद था। जब कभी राजा नहीं रहता था तो दीवाने वजारत यानी वजीर, दीवान मतलब क्या होता है? एक मंत्रालय, जैसे देखते हैं सैन्य मंत्रालय, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ, इसको उर्दू में लिखेंगे दीवान ए। अब मान के चलिए आपको लिखना है रक्षा मंत्रालय, तो आप कैसे लिखते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये उर्दू में कैसे लिखेंगे? मतलब दिल्ली सल्तनत, दीवाने आरिज, ठीक है, दीवाने आरिज, अर्ज भी इसे बकल। अब मान के चलिए आप कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखे? दीवान ए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ, इंसा मतलब पोस्ट ऑफिस वाला डिपार्टमेंट होगा। दीवाने वजारत, वजारत किसके अंडर में था? वजीर के अंडर में। सबसे ज्यादा तख्ता पलट किसने किया था? तो इन्हीं वजीरों ने सबसे ज्यादा तख्ता पलट करके रख देते थे। सब पूरे राजा को ही क्या कर देते? बदल देते थे सब यहाँ पर। और इसका रियासत था तो बाजार के लिए था। दीवाने रियासत, रियासत मतलब था बाजार के लिए था। चौथा दीवाने रियासत, रियासत व्यवस्था, यह बाजार नियंत्रण प्रणाली के वक्त में था। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा काम क्या था? बाजार नियंत्रण प्रणाली को था, जिसमें मूल्य को नियंत्रण किया गया। तो रियासत जो था मूल्य यानी बाजार नियंत्रण, मूल्य या बाजार नियंत्रण के लिए था, मूल्य या बाजार नियंत्रण के लिए था। किसी कोई दिक्कत नहीं। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है या सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से ज्यादा मतलब रूड व्यवहार नहीं किया। हालांकि ये खलीफा को मानता था और ससुरा अय्याश टाइप का कुछ ज्यादा था। पहले ससुरा राजा महाराजा बड़ी बड़ी अय्याश होता था, 8 गो 10 गो मेहरारू रखता था। पहले की औरतियों सीधा होती थी। आज की जना रखे ना तनी 4 गो मेहरारू, सोचा पोटा फेंक देंगे वो कैसा टॉर्चर करेगी सब। आज के वक्त में बहुत दिक्कत हो जाएगा। आज किसी से एगो नहीं संभला रहा है। हमारा एक दोस्त है, मतलब ऐसे दोस्ती है जान पहचान में, डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट दिमाग का। कहता है जानते हो मेरे पास जितने दिमाग के मरीज आते हैं ना, उसमें से 30% तो पति पत्नी वाला झगड़ा रहता है। सब खतरनाक है। तो ये सब अयासी कुछ ज्यादा करता था सब। सब अब खुद सोचो यार, रानी पद्मावती के लिए कौन बैल राजा लड़ाई करने जाएगा? एक आत्मसम्मान भी तो मायने रखता है। अब एक होता है कि कोई लड़की का शादी ब्याह नहीं हुआ है, उसके प्रेम में हो जाए, जैसे अब ये सब तो अशोक के वक्त से भी चलते आ रहा है। प्रेम को तो बड़ी अजीब चीज होता है, लेकिन भैया दूसरे के लिए लड़ गया शादीशुदा के लिए, तो बहुत खराब बात है ये सब। लेकिन इसको क्या मतलब बनता है यहाँ पर? समझ में गया? 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अगला 4 साल एक बहुत ही बकलोल शासक ने शासन किया था, उसने खलीफा को माना ही नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 1316 के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यहीं लिख देते हैं सुसा को। कुतुबु, देखो भैया हमसे गलती हो जाता है मात्रा, मुबारक खिलजी, हमसे मात्रा उतरा गलती हो जाता है, इसलिए इस पे आप लोग ज्यादा कमेंटबाजी नहीं करेंगे कि मात्रा सर जी गलत हो गया। किसी कोई दिक्कत नहीं। 16 में जब ये मरा तो ये कितना साल शासन करेगा? 1316। ये खिलजी वंश गया कितना था? 1320 तक, यही 4 साल शासन करेगा। ये ससुरा बैल था, इसने ये क्या था? बैल था। मतलब इसने खलीफा को मान्यता ही नहीं दिया, खलीफा को इसने मान्यता ही नहीं दिया। कह रहा खलीफा मतलब कौन? हम ही खलीफा है। ये खतरनाक है सर। अगर मान के चलो कोई सुप्रीम कोर्ट को ना माने, कहे सुप्रीम कोर्ट माने कौन? हम ही का सुप्रीम कोर्ट है। इसने कहा कि खलीफा मतलब कौन चीज? हम ही खलीफा है। अब पूरा का पूरा बैल था इसने। ये क्या करता था? कभी कभी उघारे चलाता था दरबार में। उघारे मतलब समझते हैं? उघारे मतलब नहीं समझते हैं? नंगा, दरबार में इसे नंगे चलाता था। कहता क्या दिक्कत है, हम लोग नंगे ना पैदा हुए हैं, कपड़ा पहनने से क्या मतलब? अरे ससुर, जानवर और आदमी में फर्क होता है कि नहीं? और कभी कभी महिलाओं का कपड़ा पहन के चलाता था। तो ये सोचिए अगर ये महिला का कपड़ा पहना तो महिलाओं को कहाँ पहनाया होगा? साला पागल था ही। पूरा पागल था, उगारे चलाता दरबार में। भाई मान के चलो नहाने वहाने में उगारे नहा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दरबार लगा है, मंत्री बैठे हैं लोग, और में उगारे चलाया। कौन है भाई? कुतुबुद्दीन मुबारक। अच्छा पागल सोच रहे हैं आप।
इसको मरना जरूरी था। इसके पूरे दरबार में लोग इससे क्या हो गए थे, उब गए थे, इसी दरबार में उब गए थे। लेकिन इसी के दरबार में इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी, कहा कि पागल है ससुरा, इसकी हत्या करा दो। तो खुसरो खान ने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दिया, मार दिया। ससुरा किसको मारा, इसको जाके मार दिया, हत्या कर दिया खुसरो खान। लेकिन खुसरो खान को लगा कि हम राजा बनेंगे, हमारी हत्या कर दी गई, इसका हत्या कर दिए। लेकिन इसका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का, उसी ने खुसरो खान को चढ़ा दिया, मार दे मार दे मार दे। अब खुसरो खान मार दिया ना, तो खुसरो खान को मार दिया गाजी मलिक। गाजी मलिक गाजी मलिक ने किसको मार दिया, इसको मार दिया। कहा हमारे उघारे राजा को मारे हो, मार देंगे तोरे को, उसको मार दिया। खुद राजा बन गया। इसी का नाम ग्यासुद्दीन तुगलक है। कौन से वंश की स्थापना कर दिया, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या है, गाजी मलिक। क्या नाम है, गाजी मलिक। क्वेश्चन पूछेगा, गाजी मलिक ने किसको मारा, खुसरो खान को। खुसरो खान को क्यों मारा, क्योंकि खुसरो खान को कुतुबुद्दीन, इसने किसे मार दिया था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मार दिया था। अब हम लोग चलते हैं किसमें, गाजी मलिक। गाजी मलिक ने को क्या कहा जाता है, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 वंशों ने शासन किया है, जिसमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तुगलक वंश का। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तुगलक वंश का। 1320 से 1440 तक, 1320 से 1414 तक, 40 नहीं 1414 तक शासन था, 1414 तक शासन था इसका। तुगलक वंश 1320 में वो मर गया। खुसरो खान ने मारा कुतुबुद्दीन मुबारक को, खुसरो खान को मारा गाजी मलिक, और गाजी मलिक ने इसकी स्थापना कर दिया। ये टोटल वंश चला था 1414 ईस्वी तक। सबसे लंबा वंश था यही। इसके पहले शासक कौन हो जाएंगे भैया, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक। इसे कहा जाता है गाजी मलिक, गाजी मलिक। ग्यासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक था। ये बहुत ही शांत शासक था। इसने बहुत मतलब कुछ दुर्व्यवहारी टाइप का नहीं था, लेकिन कुछ ज्यादा होशियार समझता था। इसने खेती के लिए, कृषि अच्छा हो सके, इसने नहर का पहली बार निर्माण कराया था। क्या बनाया था, नहर निर्माण कराया। लेकिन यह शासन ज्यादा नहीं कर पाया, इसलिए ज्यादा नहरों को नहीं बनवा पाया। तो क्वेश्चन आएगा, दिल्ली सल्तनत में नहर निर्माण प्रारंभ करने वाला, तो याद रखिएगा, नहर निर्माण प्रारंभ करने वाला जब होगा तो ग्यासुद्दीन तुगलक होगा। नहर निर्माण प्रारंभ करने वाला ग्यासुद्दीन तुगलक। लेकिन नहरों की पूरी तरह जाल बिछा देने वाला था कौन सा भैया, नहरों की जाल बिछाने वाला फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, नहरों की जाल, नहर निर्माण, लेकिन कहेगा नहर का जाल बिछा दिया, पूरी तरह से नहरों का जाल बिछा दिया फिरोज शाह तुगलक। किसने बिछा दिया, फिरोज शाह तुगलक। दोनों क्वेश्चन आते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का क्या बिछा दिया, जाल बिछा दिया। ग्यासुद्दीन तुगलक के बचपन का पुराना नाम क्या था, गाजी मलिक। नहरों का इसने क्या किया, जाल बिछा के रख दिया। आगे बढ़े, इसका अभियान, अब युद्ध, राजा है तो ससुरा युद्ध वगैरह तो करेगा ही। तो इसने देखा कि ससुरा दक्षिण भारत को जीतते हैं। किसके जीतते हैं, दक्षिण भारत को। तो इसकी नजर 2 जगह थी, एक बंगाल में थी, कहाँ था, बंगाल में, और दूसरा ये क्या हो गया जी, एक नजर बंगाल और दूसरा नजर तेलंगाना। बंगाल और दूसरा नजर तेलंगाना में थी। तो इसने क्या किया, यहां से अपने नहीं गया तेलंगाना में, इसने पहला अभियान जो किया था वो तेलंगाना अभियान। तेलंगाना अभियान के लिए इसने भेजा था जौना खान को। किसे भेजा, जौना खान। जौना खान, इसने तेलंगाना को जीत गया। जौना खान ने किसे जीत गया, तेलंगाना को जीत गया। इसी जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। इसे क्या नाम है, जौना खान को क्या कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने तेलंगाना का नाम बदल दिया, रख दिया सुल्तानगढ़। सुल्तानगढ़
इसने नाम रख दिया। और जौना खान का नाम क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक। यही पगला है ससुरा, मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खान का नाम क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। तो बड़ा ही खुश हुआ ये, कहा जब तेलंगाना जीत गए सुल्तानगढ़ नाम हो गया, वाह वाह, तुम्हारा नाम भी अब बदल देते हैं, जौना खान से क्या नाम हो जाएगा तुम्हारा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने कहा कि भैया मेरा एक सपना तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरा सपना है कौन सा? बंगाल अभियान। तो बंगाल अभियान के लिए इसने कहा कि बंगाल पर हम खुद जाएंगे बंगाल को जीतने के लिए। तो इसने क्या किया? बंगाल का नेतृत्व खुद ही किया था। फिरोज शाह, सॉरी क्या नाम है इसका, गयासुद्दीन तुगलक। तो बंगाल अभियान में इसने खुद गया। बंगाल अभियान, बंगाल अभियान किसने किया? यही गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल अभियान गयासुद्दीन ने किया। इसको किसी ने गलत सूचना दे दिया था कि बंगाल बहुत ही अमीर है, धनाढ़ है, बंगाल में पैसे की कोई कमी नहीं है। तो इस ससुरा चल गया कहां पर? आक्रमण करने, बंगाल अभियान करने। बंगाल अभियान गया तो वहां पैसे नहीं मिला, इसको घोड़ा का चारा का भी पैसा नहीं निकला। बंगाल पहले से कंगाल हुआ था। तो बंगाल क्या था? कंगाल। बंगाल क्या हो गया था? कंगाल। लेकिन इसको क्या बताया गया? बंगाल बहुत धनी है, जबकि रियलिटी में क्या था? बंगाल था कंगाल। अब इसने कहा कि भैया दिक्कत हो गया, जौना खान ने तेलंगाना जीता, धन दौलत सब लेके आया वापस, लोग हमको कहेंगे कि आप राजा थे, क्या लेके आए हैं वापस? कहा कि भैया पैसा वैसा तो कुछ है ये नहीं है, अब क्या करें? तो इसने दिमाग लगाया कि दिल्ली में बैठे हैं निजामुद्दीन औलिया, बहुते जमीन रखे हैं, और तुगलक वंश से पहले जो खिलजी वंश का सबसे खतरनाक शासक था, नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसने अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने जमीन नहीं दिया था। तो इसने बंगाल अभियान से लौट रहा था, तो राजा तो आराम आराम से लौटते हैं, हाथी पे बैठ के, एकदम चेयर कुर्सी सब हाथी पे लगा रहता है, आराम से बैठ के आते हैं सब। इसने संदेश घोड़ा से भेजवा दिया पहले ही। किसको भेजवाया संदेश? निजामुद्दीन औलिया को। और निजामुद्दीन औलिया से कहा कि सुनिए निजामुद्दीन औलिया, बहुते हो गए आपका, आप अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहते? हमरे घर में 10 गो दरवाजा है, एगो से आएंगे तो 9 गो से हम निकल जाएंगे। हाँ, एक काम कीजिए, हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, और दिल्ली पहुंचने से पहले पूरा हिसाब किताब हम कर लेंगे कि जितना जमीन आपको दान में मिला है सब हम ले लेंगे। हम ना सुनने वाले आपके घर में 10 गो दरवाजा है, तो हमरो यहाँ 1 लाख फौज है, 10 दरवाजा घेरवा देंगे। तो भैया ये निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया कि ठीक है हुजूर, दिल्ली अभी दूर है, मतलब आप दिल्ली पहुंचिएगा तब ना, दिल्ली अभी दूर है। इसको समझ में नहीं आया। तो इतिहासकारों का कहना है कि निजामुद्दीन औलिया ने श्राप दे दिया था कि आप दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा? दिल्ली अभी दूर है। अब ये जो था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इस पगला को कहा कि हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, थोड़ा दिल्ली तक अभी नहीं पहुंच पाएंगे, रात हो गया है, मेरे ठहरने का इंतजाम करो। तो इस जौना खान यानी बकलौलवा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से थोड़ा दूर पहले अफगानपुर जगह है, वहां दिल्ली पहुंचने से पहले यूपी के पास, वहां पर इसने एक लकड़ी का महल बनाया और कहा कि आप लकड़ी के महल में आराम कीजिए, सुबेरे दिल्ली जाइएगा, 70-80 किलोमीटर बचल है, सुबेरे निकल जाइएगा। इसने कहा ठीक है अब सुबेरे ही जाएंगे। रात में वो लकड़िया का घर में गिर गया। इस चुट्टा कोनो अच्छा काम नहीं किया मोहम्मद बिन तुगलक। सोम था, सोम, कुछ कुछ सोम होते हैं समझा। एक आदमी है हमारे यहाँ, इतना सोम है कि जितना ब्याह करता है सब औरतियां मर जाती है। 4 गो किया है, चारों मर गई। अब हल्ला हो गया है तो उसको कोई अपनी बेटी नहीं देता, जानता ही यो मर जाएगी। ट्रांसफार्मर है, कोई साथा भड़का देता है उसको। उसी तरह ये था मोहम्मद बिन तुगलक, जो काम करेगा उसको चौपट होना फिक्स है। अभी ये राजा नहीं बना है, राजा बनने वाला। महल बनवाया गयासुद्दीन तुगलक के लिए, लकड़ी का महल गिर के मर गया। इसीलिए लोगों को लगा कि निजामुद्दीन औलिया ने क्या दे दिया, श्राप दे दिया। तो आज भी ये कहावत प्रचलित है कि जब कभी भी आपको कोई ऐसे काम मिल जाए जिसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो इंग्लिश में कहा जाता है वाइल्ड गूज चेज। अंग्रेजी का एगो है, सीबीएसई वाला बोलता है सब, एक अथक प्रयास जिसमें आप सफल नहीं होंगे, वाइल्ड गूज चेज। और ऐसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी क्या है? दूर है, मतलब आप जीतने उतने वाले नहीं है। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत? जी मर गया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक। ऑटोमेटिक राजा कौन बनेगा? पगला। पगला राजा बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए भैया, एक से एक क्रांतिकारी काम करेगा। दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक।
बिन तुगलक, MBT। देखो भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ना बहुत ही ज्यादा ज्ञानी था, ज्ञानी नहीं कह सकते हैं, शिक्षित था, शिक्षा था इसके पास, शिक्षा था। ये लगभग 22 से 26 भाषाओं का जानकार था। सोचिए, इसके पास भाषा शैली बहुत ज्यादा थी। ये लगभग 22 से 26 भाषा कहा जाता, भी पूरा मतलब एक्यूरेट नहीं, तो इतने भाषाओं का ये जानकार था। ये जो था, होली का त्योहार बड़ा शौक से मनाता था। होली, फगुआ समझते हैं? फगुआ, होली बोलते हैं ना फगुआ को। होली का त्योहार बड़ा शौक से मनाता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये इतना पढ़ा लिखा था, इसको लगता था हम ही सब कुछ है। हाँ, पढ़ा लिखा था, अपने मंत्रिमंडल की बातें नहीं मानता था। तो इसने अजीब अजीब फरमान सुनाया, इसीलिए आज भी कहा जाता है तुगलकी फरमान। तुगलकी फरमान, ऐसा ऐसा फरमान सुना दो कि जो सोचा पूरे ना हो। नोट बदल दिया, मोदी जी भी बदल देते। ये भी बदला था। अरे भाई, मोदी जी भी नोट बदल दिए थे। जो जो नोट बदला है ना, सफल नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं होता है उससे, नोट बदलने से। अरे भाई, ब्लैक मनी उसके पास होता है जो पैसा बहुत ज्यादा कमाया है, और पैसा कमाने के लिए बुद्धि चाहिए। और ब्लैक मनी कमाने के लिए डबल बुद्धि चाहिए। अरे यार, सिंपल पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? आप एक नौकरी कर लिए, कहीं बिजनेस कर लिए, तो नॉर्मल पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर ब्लैक मनी कमाए मतलब उसके बाद डबल बुद्धि है, सोचो एक बार, ठग बुद्धि भी है। बुद्धि तो ये है, ठग बुद्धि भी है। तो वही काम इसने किया। सबसे पहले इसने गलती क्या किया कि इसके समय में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया भाई? अकाल। अकाल वगैरह नहीं, चलिए ध्यान से देखते हैं। महाबैल शासक था ये दिल्ली में था। इसको पैसा की कमी पड़ गई। पैसा की क्या कर दी? कमी पड़ गई। तो इसने कहा कि एक काम करो, टैक्स बढ़ा दो। और टैक्स कहां बढ़ाया? दोआब पर बढ़ाया। दोआब, दोआब मतलब यूपी बिहार का क्षेत्र, गंगा यमुना का एरिया। इस पे कहा कि टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दोगे तो पैसा आएगा। लेकिन ये इतना बड़ा बैल था, इतना बड़ा बैल, कि इसको पता ही नहीं कि जिस एरिया में टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है उस एरिया में अकाल पड़ा हुआ है। उस साल बारिश हुई नहीं थी। ये बताओ, जिस साल बारिश नहीं हो रही है उसी साल अगर टैक्स बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। बस वही हो गया यहाँ पर। इसने, जनता ने विद्रोह कर दिया, कहा भग बैल कहेंगे, टैक्स टैक्स बढ़ाएगा, मारेंगे यहीं से हमको। पूरा किसान आंदोलन कर दिया सब। अभी कैसे किसान बैठा है दिल्ली बॉर्डर पे, उस समय भी बैठ गया सब किसान। बहुत खतरनाक है किसान, दिल्ली का वो भी घेर लेता है सब। तो टैक्स दबाव बढ़ गया। तो इसने एक अलग से मंत्रालय बनाया जिसका नाम रखा गया दीवान ए कोही। दीवान ए कोही। दीवान ए कोही कौन सा विभाग था? कृषि विभाग था। ये क्वेश्चन 10 बार पूछा है, दीवान ए कोही किसने बनाया? तो देखो, इस बैल ने सोचा कि टैक्स बढ़ा देंगे तो पैसा आएगा। पैसा तो आया नहीं, उल्टे विद्रोह हो गया। और विद्रोह को शांत करने के लिए किसानों के लिए बनाना पड़ा दीवान ए कोही। कैसे किसान बैठा है सब दिल्ली बॉर्डर पर? दिल्ली बॉर्डर पे क्या है? किसान बैठा है। किसानों का कहना है कि ये विधेयक अच्छा नहीं है, सरकार का कहना है कि विधेयक बहुत अच्छा है। सरकार ने जिस विधेयक को लाई है ना, वो विधेयक 2005 से बिहार में लागू है। और अगर अच्छा है तो बिहार का तो रिजल्ट देख ही सकते हैं आप, कितना अच्छा है। तो उसी तरह इसने किसानों को शांत करने के लिए क्या बना दिया था? इसने बना दिया किसानों को शांत करने के लिए दीवाने कोही। क्या बना दिया? दीवाने कोही। समझ आ गया? आगे देखते हैं। दूसरा इसने गलती क्या किया? नोटबंदी, मुद्रा चेंज किया। मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। इसने कहा यार, चांदी के सिक्के से बड़ी दिक्कत होता है, चांदी मिल ही नहीं रहा है, सिक्का ज्यादा नहीं आ पा रहा है। एक काम करते हैं, तांबा का सांकेतिक मुद्रा काट देते हैं, गोल गोल, वही कल से नोट रहेगा। अब जितना लोहार था सब उसने देख लिया, सब सिक्का में तो कुछ खास है ही नहीं, हम भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे सर उस तरह से चांदी का सिक्का चला सकते हैं। तो देखिए, चांदी के सिक्के में किसी मोहर या डिजाइन की वैल्यू नहीं होती है। चांदी के सिक्के में वैल्यू चांदी की होती है, सिक्के के सिक्के में वैल्यू सिक्के की होती है। लेकिन जो सांकेतिक मुद्रा होता है, पैसा है जी, 1 को 2 रुपया, हम तो पैसे नहीं रखते, 1 को रुपया नहीं रहता है पास में, है कि नहीं? हाँ ला, 1-2 रुपया कुछ दो ना। हाँ देखो, जैसे ये 5 रुपया है, इससे जुड़ा एक कोनो वैल्यू नहीं है। इस पे जो भारत सरकार का मोहर है, जो ये डिजाइन है, वो डिजाइनवा का वैल्यू है।
तो भैया ये डिजाइन का वैल्यू है, लोहार इस टाइप का डिजाइन बना लिया। अब ये इतना टफ डिजाइन है कि लोहार बनाइए नहीं पाएगा, लोहार बनाएगा तो उसको महंगा पड़ जाएगा, 5 रुपया से ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए सरकार ज्यादा वैल्यू का सिक्का नहीं बनाती है, क्योंकि अगर सरकार 500 का सिक्का बना देगी ना तो ये दिन में लोहार बैठेगा तनी सा तांबा खरीदेगा, 10 रुपया का ठोक ठाक के को खूब अच्छा बना देगा। लोहार का खर्चा आएगा 25 रुपया और सिक्का का वैल्यू है 500 रुपया। इसलिए सरकार बेवकूफ नहीं है, सरकार कभी भी बड़े वैल्यू का सिक्का नहीं निकालती है, जानता है कि भारत का लोहार बहुत खतरनाक है, डिजाइन तुरंत बना देगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक बैल, उसने तांबे का सिक्का निकाला और उस सिक्के का वैल्यू बहुत ज्यादा रख दिया। तो लोहार देखा ससुरा तूने तांबा का सिक्का पे 4 को 5 को डिजाइन बनल है, क्या दिक्कत है, वही सांचा का डिजाइन बनाते हैं, हमारा खर्चा आएगा 100 रुपया, सिक्का का वैल्यू है 2000 रुपया, सब लोहार लगा सब बनाने। इसीलिए सरकार कभी भी ज्यादा वैल्यू का सिक्का नहीं बनाती है। अब 10 रुपया का हार्डली सिक्का आता है। अब लोहार अगर उस 10 रुपया वाले सिक्का, अब एक चीज और देखिएगा, 10 रुपया वाला सिक्का, ये सिक्का ससुरा 2 डिजाइन का में होता है, एक अलगे मेटल घुसा देता है, क्योंकि लोहार अगर उसको अपने यहाँ बनाएंगे देसी मेथड से तो का 20 रुपया खर्चा आ जाएगा, इसलिए लोहार नहीं बनाएगा। सरकार क्या है, मशीन से बनाती है, हर चीज फिक्स है, चोरी करना नहीं है, उसका अपना मॉडल है, मशीन है फिक्स है, धड़ 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 बना देती है। सरकार को खर्चा 10 रुपया वाले सिक्का बनाने में हार्डली 2 रुपया आता है, समझ में आएगी नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तांबे का सांकेतिक मुद्रा बनाया और हैवी वैल्यू का, तो लोहार सब लगा सब बनाने, वहां पर कहा से ले ससुरा इसका तो गड़बड़ हो गया। अब कागज के नोट में वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे 2000 का नोट होता है, ये बहुत गलत डिसीजन है। कभी भी बहुत ज्यादा वैल्यू का नोट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक तो अगर नकली गया तो किसी को भी चूना कितना का लगेगा, एगो नोट अगर गया तो 2000 में से 2000 का चूना लग जाएगा, पहले क्या था 21,000 का चूना लगता था, तो नकली की संभावना ज्यादा। दूसरा, नोट नकली बनाएंगे तो इजीली पकड़ में आ जाता है, उसमें कलर मैच करना ये वो वगैरह, इसलिए सरकार भी देखिएगा अब 2000 के नोट को प्रमोट नहीं कर रही है, उसको भी पता है कि हम भी यही गलती कर दिए थे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसलिए अब 2000 के नोट धीरे 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 प्रचलन में से 2-4 साल में ऐसे ही खत्म हो जाएगा, नया प्रेस उतना नहीं दिया जा रहा है इसको 2000 वाले नोट को, समझ में आ गया कि नहीं। सरकार को करप्शन कम करने के लिए 500 का नोट हटा देता, तो 100 वाला नोट लीजिए, अब किसी को घूस देना है 10 लाख, 100 के नोट को 10 लाख करिएगा ना, बोरा में भर जाएगा। अब भाई 2000 वाला तो 10 लाख रुपए ऐसे जेब में हटा देंगे, बढ़िया सूट उट पहन के उसमें हटा देंगे। अगर आपको ज्यादा का काम है तो चेक से दीजिए, जहां चेक से देंगे तुरंत पता चल जाएगा किसने किसको दिया, कैश पता नहीं चलता आया कहां से गया कहां पर। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी गलती थी, उसने सिक्का चलाया, ज्यादा वैल्यू का सिक्का चलाना ही नहीं चाहिए। इसके यहाँ के लोहार सब लखपति हो गया सब, तो सारे सिक्के को ये लाया वापस, कहा कि सारा सिक्का लो लो ला 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 ला, बदले में चांदी का सिक्का ले जाओ यार, सोचो हमारा घाटा लग गया यहाँ पर। तो इसको क्या हो गया, सांकेतिक मुद्रा चलाया तो घाटा लग गया। दूसरा तो तीसरा का गलती क्या किया, राजधानी दिल्ली से इसने कहा ले गया, देवगिरी, दौलताबाद या देवगिरी, देवगिरी ले गया, दिल्ली से राजधानी कहां ले गया, देवगिरी। बीच में पहाड़ पड़ते हैं सब, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अजंता पर्वत, बीच में नदियां भी पड़ती हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। इतना टफ कंडीशन में ये ससुरा दिल्ली से चल दिया राजधानी बदलने के लिए, कहा कि हेल जाओ विंध्याचल पर्वत, हेल जाओ नर्मदा नदी, हेल जाओ सतपुड़ा पर्वत, हेल जाओ ताप्ती नदी, हेलो ये अजंता पर्वत, हेल जाओ ये गोदावरी नदी, अब आ जाओ महाराष्ट्र के दौलताबाद देवगिरी में, यहाँ रहेगी राजधानी। सबको लेके चला आया एकदम मई जून के गर्मी में, चलो 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 सब लोग चलो, राजधानी चेंज होगा। लोगों ने कहा काहे चेंज कर रहे हैं, मंगोल सबको वो आक्रमण कर देता है, सब मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए हम राजधानी बदल देते हैं। आया, कहा दौलताबाद ठीक है, कहा बाकी लोग कहाँ है, लोगों ने कहा सोचो बाकी मर गया सब, आधा मर गया, वो कैसे, कहा कि महाराज अब गर्मी के दिन में ही पहाड़ हिलाइएगा तो कौन बचेगा, कहा गड़बड़ हो गया, मर गया सब, ये जगह ठीक नहीं है, वापस चलो अगले साल फिर गर्मी में वापस लाया था, महाबैल था इसीलिए कहा जाता तुगलकी फरमान, कुछ फरमान सुना दो देश बर्बाद हो जाए। तो इसने क्या किया, वापस लेके चल गया। तो इसकी तीसरी गलती हो गई राजधानी चेंज करने का, बड़ी बड़ी खराब खराब गलती किया इसने राजधानी चेंज करने के लिए। अब देखो भैया एक और गलती किया, खुरासान आक्रमण के लिए इसने क्या किया, इसने कहा कि एक काम करते हैं, खुरासान
खुरासान आक्रमण। खुरासान जो है ना, ईरान के पास एक जगह है, यहाँ पे इराक ईरान है ना, ये पाकिस्तान हो जाएगा, इसके बगल में ईरान हो जाएगा, यहाँ एक जगह है खुरासान। तो इसने कहा कि हम खुरासान पर युद्ध करेंगे, खुरासान वगैरह के एरिया को, मिडिल ईस्ट के ये एरिया को हम युद्ध करेंगे। इसके लिए इसने 3 लाख फौज बनाया। कितना लाख? 3 लाख फौज बनाया, और उस सबको एडवांस में सैलरी दिया, एडवांस सैलरी दिया। 3 लाख फौज बनाया और 3 लाख फौज को एडवांस पैसा दिया कि लो 1 साल का पैसा, और सारा का सारा 3 लाख फौजी यहीं पे खड़े रहो, हम कभी भी हमला करने का आदेश दे सकते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुमको फैक्स करके भेजेंगे तुम्हारे पास ऑर्डर की 3 तारीख से लड़ाई होगा, हम कभी भी तैयार रह सकते, 24 घंटा। उसके 3 लाख फौज रेडी थे, तलवार पीजो पीजो के एकदम, कब राजा साहब आदेश देंगे। घोड़ा को खूब अच्छा चारा खिला खिला के, उन सबको लगा 1 महीना हो गया अभी तक आदेश नहीं दिया। सैनिकों ने वेट किया, ऐसे करते करते सोचा 6 महीना वेट किया, युद्ध नहीं हुआ। 6 महीना करते करते 1 साल हो गया। अब सैनिकों ने कहा कि साला पागल कहीं का, चोट्टा 1 साल से हमको यहाँ रख ले है, उन्हें मेहरारू गरियारी है कि भाग जाएंगे दूसरा साल। उस समय फोन और नहीं ना होता था भाई, अब उस समय फोन था नहीं, खत वत भेजने का बहुत समस्या होता था। अब ये बेचारा सब दिक्कत हो गया इस फौज को। फौज ने कहा कि हमको पागल समझा है, जब युद्ध करना नहीं है तो युद्ध के लिए क्यों तैयार रखा, हमको बैरक में भेजो, आराम से सुतल लाएंगे, जब युद्ध करना होगा तो बुलाना, पहले बुला के रखा है। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं शांत रहो, आखिरी महीना है, 12 महीना हो गया, अब कहीं आदेश देगा। आखिरी महीना जब आया तो ससुरा खुरासान के राजा से दोस्ती कर लिया। सैनिक सब ना इतना भयानक भड़का था सब कि चोट्टा कहीं का, जब तुमको इधर हमला करना था, 1 साल से हम लोग को यहाँ बॉर्डर पे धूप पे बैठैले है कि कभी भी हमला होगा, पहाड़ पे हम लोग बैठ रहे हैं घोड़ा घोड़ा लेके, 3 लाख फौज को तुम बेवकूफ बनाया है, जाके उससे दोस्ती कर लिया। पूरा भड़क गए सब सैनिक सब। अब इसको अंदेशा हो गया कि अरे भाई साहब, अगर सैनिक भड़क जाएंगे सब तो हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे सब सैनिक सब। कोई सेनापति कहेगा हटो हम ही राजा रहेंगे यहाँ के, कैसे म्यांमार में हुआ, सेनापति हटा दिया, पाकिस्तान में भी हुआ था। तो कहा कि गड़बड़ हो जाएगा, तो इसने कराचील, एक जगह है हिमालय में, कराचील हिमालय के पास एकदम खतरनाक जगह है, पहाड़ों के बीच में, वहां जाना बड़ी मुश्किल होता है। इसने कहा कि ये 3 लाख सैनिक मेरे लिए खतरा है, एक काम करते हैं इन सैनिकों को कराचील में भेज देते हैं। उस ससुरा हिमालय के कोना में पहाड़ पर घोड़ा वोड़ा साथ है, कराचील में भेज दिया। और कराचील में गया तो आधा सैनिक ठंडा से मर गया, कोनो पहाड़ में से गिर के मर गया, कोनो आपस में घुसिया उसिया के लड़ गया। कहा कि बहुत अच्छा हुआ, ससुरा हमसे आओगे लड़ने के लिए, देखो कितना बड़ा बैल था। अरे चोट्टा कहीं का, अगर तुम्हारे 3 लाख फौजी रेडी थे, मान के चलो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुमने दोस्ती कर लिया तो किसी दूसरे और हमला करने के लिए भेज दो, क्या दिक्कत जाता था, उधर म्यांमार की ओर भेज दो, आसाम साइड से उधर म्यांमार थाईलैंड की ओर भेज देता, मरवा दिया सबको ले जाके। चोट्टा इतना ना गलती किया, इतना ना गलती किया जिसका कोई हद नहीं। इसलिए इतिहासकार जब ये मरा है तो इतिहासकार ने इसको कहा कि जनता को अपने राजा से छुटकारा मिल गया और राजा को भी अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। ऐसा बैल शासक कहीं ना था। इसे कहा जाता था स्वप्नशील, ये सपने देखते रहता था, उठ के आदेश देता था, सपना में यही देखें यही होगा। स्वप्नशील इसे कहा जाता है, खून चूस के रख दिया था, रक्त पिपासु शासक था। इसने जो काम किया सब चौपटे किया। इस सारे के पीछे इसकी केवल एक गलती थी, ये किसी से सलाह नहीं लेता था, ये किसी से सलाह मशवरा नहीं करता था। इसीलिए जब देश आजाद हुआ तो कहा गया कि हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी ऐसे तुगलकों की तरह बेवकूफी न करें, इसलिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया गया जिसमें हजारों लोग रह सकते हैं। और उस बिल्डिंग का नाम दिया गया सेक्रेटरिएट, सचिवालय, यानी सलाहकारों का घर। और जितने टॉप आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, विदेश में आईएफएस अधिकारी, ई ग्रेड के टॉप अधिकारी जिन्हें 15, 20, 30 सालों का एक्सपीरियंस है, जब बुढ़ा जाते हैं, हर फील्ड का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मान के चलिए कोई एसपी है, बड़ा प्रमोशन होगा तो एसएसपी बनेगा, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, डीजीपी बनेगा,
एकदम एजेड हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, चप्पा चप्पा जान जाएगा, तो उसे कहाँ बुला लिया जाएगा, सचिवालय में सेक्रेटरिएट बना दिया जाएगा, सचिव बना दिया जाएगा। कोई आईएएस है, डीएम बना, कमिश्नर बना, ज्वाइंट कमिश्नर ऐसे बना, उसको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सचिवालय में लाया जाएगा। तो हर देश का एक सचिवालय होता है, सेक्रेटरी होता है, और हर राज्य के मुख्यमंत्री का एक सेक्रेटरी होता है, उसी से सलाह मशवरा लेके किया जाता है कोई काम। हमारे प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 1000 से ज्यादा भारत सरकार के पास सेक्रेटरी हैं सब। रक्षा मंत्रालय का अलग सेक्रेटरी, विदेश मंत्रालय का अलग सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री का अलग सेक्रेटरी, गृह, हर विभाग का अपना अपना सेक्रेटरी होता है। जैसे नितिन गडकरी साहब है, रोड सड़क परिवहन मंत्रालय, उनके पास उनका सेक्रेटरी होता है, आईएएस अधिकारी होता है। उसको पता है कि अरे यार, हम जब भोपाल में डीएम थे तो वहां ये सड़कें बड़ी खराब थी, तुरंत नितिन गडकरी साहब को बताएगा, देखिए भोपाल की ये सड़क बहुत खराब थी, इसको भोपाल, इंदौर, रीवा होते हुए इलाहाबाद से पटना तक जोड़ दीजिए, 1 नंबर हाईवे रहेगा। तो वो कह देंगे अच्छा ठीक है, तुम इसका तैयार करो, कौन कौन सड़क है, कितना पुल बनेगा, कितना रेलवे लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, पूरा काम सचिव ही करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा, राजा बदल भी जाता है तो भारत में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। आप देखिए, मनमोहन सिंह के जगह पे आए मोदी जी, तो ये केवल ऊपर से सत्ता बदली है, सचिवालय अभी भी वैसे ही काम कर रहा है। इसलिए जितना रेलवे जैसे काम कर रही थी उस समय, वैसे काम कर रही है रेलवे अभी भी। पहले भी आधार कार्ड में देने के लिए घूस लगता था, अभी भी लगता है। अभी भी आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या कुछ भी बैंकों में काम करना है तो जिस तरह से एसबीआई वाले पहले भी बिहेव करते थे, अभी भी वही करते, क्योंकि सेक्रेटरिएट चेंज नहीं होता। तो मोहम्मद बिन तुगलक की तरह आप कोई गलती ना करे, इसलिए क्या बनाया गया, सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय। क्या बनाया गया, सचिवालय ना। अगर इसके पास सचिवालय रहता तो लोग इसे सलाह देते ना कि साहब जो आप टैक्स लगाने जा रहे हैं इसको 2 साल डिले लगाइए, 2 साल बाद, क्योंकि अभी वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, दिक्कत हो जाएगा। अगर इसके पास सचिवालय रहता और इसने मुद्रा बनाया था तो लोग इसे कहते कि सिक्का जो बना रहे हैं ये ज्यादा वैल्यू का मत बनाइए, वरना लोहार को बना लेगा। आप 1000 रुपए के वैल्यू का सिक्का बना रहे हैं, इसे लोहार को बनाने में 15 रुपया से 50 रुपया खर्चा होता है, तो 50 रुपया खर्चा करके जो डिजाइन बनाएगा उसको आप कहें यही सिक्का चलेगा तो 1000 रुपया हो जाएगा। इसलिए आप इस सिक्के की वैल्यू कम कीजिए कि लोहार को बनाने भी आए तो कहेगा दूर ससुरा, बनाएंगे तो उतना ज्यादा घाटा लग जाएगा। इसने राजधानी चेंज किया। अगर इसके पास सचिवालय रहता, सलाहकार लोग रहते, तो वो लोग कहते कि एक काम कीजिए, राजधानी एक के बारे में मत बदलिए, धीरे धीरे कह दीजिए, जिसको जाना है जाए, शिफ्ट हो जाए, अभी धीरे 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 आने वाले समय में हम करेंगे, और ठंडी के दिन में कीजिए कि कोई धूप से मरे नहीं। खुरासान अभियान किया था तो इसने कहा कि भैया तुम 3 लाख फौज क्यों खड़ा कर रहे हो, अगर सचिवालय रहती तो वही सचिव जाके दोस्ती पहले ही कर लेते, इतना लोगों को वेतन नहीं देना रहता। सचिवालय अगर रहता तो वो कहता ना कि कराची में अपने ही सैनिक को भेज के मरवाने से अच्छा किसी दूसरे जगह आक्रमण कर दीजिए, नेपाल पे चढ़ जाता ससुरा। केपी शर्मा ओली चिल्लाता है कि कुछ दिन में कहेगा खान सर हमरे हैं, हमरे यहाँ के, उसको जो चीज अच्छा लगता है कह रहा है राम जी हमरे यहाँ। अरे ससुर तो नहीं, हम लोग शुरू से जानते हैं अयोध्या नगरी है, सरयू नदी के किनारे जन्म हुआ, कहता है नेपाल के थे, योग भारत से जन्म लिया, पतंजलि ने योग दर्शन लिख दिया, कहता है नेपाल से थे, कुछ दिन में कुछ कर देगा नेपाल से। खैर चल गए ओली साहब, सामने आ गया, मर गया सोच रही। अलाउद्दीन खिलजी के की गई गलतियों को आपने समझ लिया। अलाउद्दीन का फिरोज शाह तुगलक के, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक महा चौपट शासक था, लेकिन ये बहुत ज्यादा जानकार था। ऐसा नहीं है कि इसने गलती ही किया था, इसने और भी गलती किया। दक्षिण भारत जीत लिया था पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य मिला था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को, जिसे गाजी मलिक ने खुसरो खां से मरवा के और तुगलक वंश की स्थापना किया। यानी तुगलक वंश में तो ये पूरा का पूरा भारत इन्हें गिफ्ट ही मिला था खिलजी वंश से, जो केवल द्वार समुद्र बचा हुआ था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यहां से एक राज्य टूट गया, बहमनी साम्राज्य, यहां से एक राज्य टूट गया, विजयनगर साम्राज्य। और यही इतिहास में एक अलग अध्याय बन जाता है कि इसी बीच आपको बहमनी साम्राज्य भी पढ़ना है और विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ना है। जैसे आप दिल्ली सल्तनत को छोड़ते हैं तो उसके बाद आप बहमनी और विजय साम्राज्य को पढ़ते हैं, उसके बाद मुगल वंश को पढ़ते हैं। तो इसके समय में
इसके साम्राज्य विस्तार भी बहुत तेजी से घट रहे थे। बहमनी साम्राज्य अलग हो गया, विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया और दक्षिण भारत इससे एकदम से टूटता गया। इसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था वो थोड़ा योग्य शासक था, लेकिन वो हिंदू माँ की गर्भ से पैदा हुआ था। और उसने क्या किया, उसको मतलब उसको ऐसा लगा कि उसके ऊपर ऐसा जातिवाद का वो न लगे, इसलिए उसने ब्राह्मणों पर भी क्या कर दिया, जजिया कर को थोप दिया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर थोपने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आएगा। इसके बारे में आगे का क्लास कल करा देंगे। आज के लिए इतना ही।